वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं दो एक्सचेंजेस को जिनका स्टॉक ऑब्वियसली लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस पर एंड जिनकी स्टॉक प्राइस में लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। तो क्या रीजंस है एंड क्या ऐसे ट्रिगर्स है ये दो एक्सचेंजेस में जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, इनको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड करंट वैल्यूएशंस देखते हुए कुछ सेंस बन सकता है क्या फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इन चीज़ों को भी इवेल्युएट करने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहली कंपनी जिसका हम एनालिसिस शॉर्ट में करने वाले हैं अबाउट द ट्रिगर्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर इज BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम एनालिसिस की शुरुआत करेंगे इनके लेटेस्ट क्वार्टरली रेवेन्यूज से। तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में यानी दिसंबर 23 क्वार्टर में किन किन स्ट्रीम्स से कंपनी को रेवेन्यू हासिल हुआ था। तो आप इस पर नोटिस करोगे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस यहीं से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है एंड रिसेंट क्वार्टर्स में भी यानी FY24 के क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू ही इनका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है। तो क्यों ट्रांजैक्शन चार्जेस से बढ़ा है वो हम आगे वीडियो में उसकी बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटिसेबल ट्रेंड ये है कि इन कंपैरिजन टू सितंबर 23 एंड दिसंबर 22 इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना ज़्यादा रहा है इन दिसंबर 23। इसके अलावा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट ट्रेजर इनकम ये सारे स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू भी कंपनी के लिए है। ये सारे फिगर्स इन मिलियन है। तो 166 करोड़ कंपनी को ट्रांजैक्शन चार्जेस मिले थे। सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स इंक्लूड्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाइक लिस्टिंग फीस। तो जो भी कंपनीज BSE पर लिस्टेड होते हैं उनको एक एनुअल लिस्टिंग फीस देनी होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो वहां से कंपनी को वो रेवेन्यू हासिल होता है। तो ये एक स्निपेट है फ्रॉम द कैन जो एक मीडिया एजेंसी है। तो इनके द्वारा इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि क्या चेंज हो गया इन द डेरिवेटिव मार्केट फॉर द टू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो NSE एंड BSE ये दो की स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पर है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो NSE इज ऑब्वियसली अ मच बिगर प्लेयर एंड BSE एक छोटा प्लेयर है। हालांकि BSE जो है वो दैट इज मच मोर ओल्डर, लेकिन NSE स्टार्ट होने के बाद उन्होंने बहुत रैपिडली अपना मार्केट शेयर गार्नर कर लिया था। तो क्या चेंज हो गया इन द लास्ट 1 ईयर जिससे थोड़े से डायनामिक्स यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आए। तो जस्ट फॉर आपको ये समझने के लिए कि स्केल क्या है, NSE के जो रेवेन्यूज है दे आर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर देन व्हाट BSE इज अर्निंग एवरी ईयर। लेकिन एक चेंज यहाँ पर इन दोनों एक्सचेंजेस में होने लगा। तो मई के मंथ से पहले अगर हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स जो इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स है उनकी। तो ट्यूसडेज को फिन निफ्टी जो है उस इंडेक्स का एक्सपायरी हुआ करता था। मिड कैप निफ्टी जो है उसका वेडनेसडे एंड थर्सडे, जैसा कि आप जानते होंगे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ये दोनों के वीकली एक्सपायरीज थर्सडेज को हुआ करते थे विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये सारी सिचुएशन बिफोर मई थी, यानी BSE के अपने कोई डेरिवेटिव इंडेक्स डेरिवेटिव का एक्सपायरी हुआ नहीं करता था, उनके प्रोडक्ट्स ही नहीं थे। इंडेक्स डेरिवेटिव का कोई उनका प्रोडक्ट बिफोर मई 2023 हुआ ही नहीं करता था। तो मई के मंथ में उनके जो नए MD थे BSE के नए MD, उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल री-लॉन्च देयर 2 डेरिवेटिव इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दैट इज सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। तो इसका री-लॉन्च मई 15 से होने लगा। अब मैं एक्सपायरीज की बात इसलिए यहाँ पर मेनली कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग के वर्ल्ड में अगर हम देखें इंडिया के ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो है वो एक्सपायरी के दिन ही होते हैं एंड द रीज़न इज कि एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी जो होती है इन द डेरिवेटिव मार्केट वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं इन द होप कि दे विल बी अर्निंग मोर मनी। सो नाउ सेंसेक्स एंड बैंकेक्स ये दो इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स BSE ने री-लॉन्च कर दिए ऑन May 15, जिसके बाद कुछ फ्रिक्शन चालू हो गई बिटवीन NSE एंड BSE, क्योंकि NSE को यहाँ पर दिखने लगा कि फ्राइडेज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अब BSE के पास ज़्यादा आने लगा है। तो दे ऑल्सो शिफ्टेड एन एक्सपायरी ऑन फ्राइडे, जिसके बाद सेबी ने इंटरवेन करके कहा कि रादर देन जस्ट कम्पीटिंग ऑन द सेम डे ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंजेस है व्हाट दे कैन डू इज कि सारे दिन पर अपने जो एक्सपायरीज है वो यहाँ पर बांट सकते। तो उसके बाद आफ्टर मे चेंज ये हुआ कि बैंकेक्स जो है दैट गॉट शिफ्टेड, जो बेसिकली बैंक इंडेक्स है फॉर BSE, वो शिफ्ट हो गया मंडे को जिस दिन मिड कैप निफ्टी का भी एक्सपायरी होता है। फिन निफ्टी वाज अनचेंज्ड टू ट्यूसडे। वेडनेसडेज को मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है वो यहाँ पर वेडनेसडेज को होने लगा। थर्सडेज को बैंक निफ्टी का मंथली एंड क्वार्टरली एक्सपायरी थर्सडेज को रहा है, निफ्टी 50 का एज यूजुअल सेम रहा। एंड सेंसेक्स दैट इज फ्राइडे को एंटायर डे was dominated by
दी BSE's एक्सपायरी, यानी सेंसेक्स की एक्सपायरी वहाँ पर होने लगी। तो बेसिकली बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर BSE को ये मिल गया कि नाउ दे हैड अ डेडिकेटेड डे जहाँ पर सिर्फ उनके ही एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी उस दिन होने वाली थी। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से गेम जो है वो BSE के लिए चेंज हो गया। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का ये गेम चेंज बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए रहा, पर 6 रीजंस ऐसे रहे जो कंपनी के फेवर में यहाँ पर काम कर गए। सबसे पहला रीज़न ये था कि एक्सपायरी डे जो है वो उनको डिफरेंट मिलने की वजह से जो NSE के ज़्यादा पॉपुलर इक्विटी डेरिवेटिव्स है उनके कंपटीशन में ना होते हुए एक सेपरेट डे को उनका वॉल्यूम यहाँ पर आने लगा। एंड whether it is a good trend or bad trend that I leave for you to decide, लेकिन डेरिवेटिव के वॉल्यूम्स भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे। सो इन अ सेंस खेलो इंडिया खेलो वाला सीन यहाँ पर ज़्यादा दिखने लगा। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड बेटिंग देयर मनी इन डिफरेंट डेरिवेटिव्स। ऐसे टाइम पर स्टॉक मार्केट भी अच्छा कर रहा था, सो वो एक इंडस्ट्री टेलविंड इस स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्री को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। नंबर 2 रीज़न वॉज कि बहुत सारे डेरिवेटिव्स लाइक बैंकेक्स जो है उसमें लॉट का साइज काफ़ी उन्होंने छोटा रखा, क्वाइट क्लेवरली उन्होंने छोटा रखा BSE ने, जिस वजह से हुआ ये कि कम कैपिटल के साथ भी लोग इन्वेस्ट कर पा रहे थे। सो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू पीपल जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था ट्रेड करने के लिए, इवन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग देयर। नंबर 3 इज कि BSE सेंसेक्स जो इंडेक्स है दैट इज अ ग्रुप ऑफ 30 स्टॉक्स, जैसा आप जानते होंगे निफ्टी 50 ऑफ 50 स्टॉक्स। 30 स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा वोलेटिलिटी होने से क्या होता है कि ज़्यादा लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वोलेटिलिटी से ट्रेडर्स ये बिलीव करते हैं कि इसमें उनका प्रॉफिट करने का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न था कि BSE सेंसेक्स को जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफ़ी ईजिली मिल गई, ज़्यादा लोग उसमें उसको यूज़ करने लग गए। 4th रीज़न ये था कि NSE जो है दैट चार्जेस ₹3,100 पर करोड़ ऑफ डेरिवेटिव वॉल्यूम एज ट्रांजैक्शन फी, जो अल्टीमेटली रिटेल ट्रेडर्स से रिकवर की जाती है। BSE का चार्ज वॉज ₹500 फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डेरिवेटिव वॉल्यूम। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस था BSE के चार्जेस में। बट BSE वॉज पेइंग ₹1,300 to 1,600 फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट चार्जेस, यानी दे वर एक्चुअली लूजिंग मनी ऑन एवरी करोड़ ऑफ डेरिवेटिव वॉल्यूम जो उनके एक्सचेंज पर हो रहा था। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दीज इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स, स्टॉक बेस्ड डेरिवेटिव्स BSE के थे, तो वहाँ से वो वॉल्यूम बेसिकली आ रहा था। तो नवंबर 2023 में BSE ने ये डिसाइड किया कि जो ₹500 पर डेरिवेटिव पर करोड़ ऑफ डेरिवेटिव उनके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे वो 5x कर दिए जाएंगे। दे वर इंक्रीज टू 2,500 पर करोड़ ऑफ डेरिवेटिव वॉल्यूम, विच इज स्टिल लेस देन व्हाट NSE वाज चार्जिंग। लेकिन लोगों को थोड़ी आदत हो गई थी BSE के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की, तो उस वजह से उसमें वॉल्यूम में बड़ी गिरावट वहाँ पर नहीं दिखी, एंड दे वर स्टिल मेकिंग वेरी गुड वॉल्यूम्स एंड दे वर ऑल्सो नाउ मेकिंग प्रॉफिट्स ऑन इट। तो वहाँ से एक काफ़ी बड़ा गेम चेंज वहाँ पर हो गया। अनदर रीजन इज कि ज़ीरोधा का 2% स्टेक है इन BSE। नाउ ज़ीरोधा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर्स इन द कंट्री, एंड उनका BSE में स्टेक होने की वजह से अब BSE जैसा जो एक्सचेंज है जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेक्स बेस्ड डेरिवेटिव्स, तो उनको ब्रोकर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में जागरूक करना एंड उनको ये दिलासा देना कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव गुड वॉल्यूम्स, वो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ीरोधा खुद इसमें इन्वेस्टेड था, तो उनको ज़ीरोधा को इस प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स जल्दी आना, ये BSE के लिए काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर होगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेबी के कुछ एक्शंस ने BSE को हेल्प किया। जैसे सेबी ने ये कहा कि NSE और BSE आप आपस में कम्पीट मत करो, आप बस अपने डेज जो है वो बांट लो। उसी के साथ साथ एक और चीज़ सेबी ने यहाँ पर की कि KYC करना नेसेसरी है एज पर सेबी रूल्स, लेकिन सेबी ने ये क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया कि अगर कोई कस्टमर का किसी एक एक्सचेंज के साथ KYC कंप्लीट हो चुका है, देन उस कस्टमर को एक और एक्सचेंज के साथ KYC करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे BSE को फ़ायदा ये हुआ कि उनको ये KYC के झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड दे कुड ब्रिंग कस्टमर्स ऑन बोर्ड इमीडिएटली। तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर होता हुआ दिखा। तो ये 6 रीजन्स, एंड उसके साथ साथ कंपनी जो स्टॉक मार्केट्स है उसमें भी जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी बढ़ने लगी, बिकॉज इवन दी इंडेक्सेस वर डूइंग वेरी वेल, तो इस वजह से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ने लगा। यही हमें BSE के स्टॉक प्राइस ट्रेंड पर भी दिखता है। पिछले 3 साल का ये स्टॉक प्राइस का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो पिछली रैली आई थी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, दैट वाज फ्रॉम September 21 टू समवेयर अराउंड April 22, तो तभी भी दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ अ ट्रिगर ऑफ हाई वॉल्यूम इन इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स। अभी जो रैली आई है अप्रैल लगभग मई जून से लेकर अब तक जो रैली इसके स्टॉक प्राइस में आई है, तो वहाँ पर
एक हायर वॉल्यूम का ट्रिगर तो था ही, उसी के साथ ये 6 रीजंस भी थे जो हमने जस्ट डिस्कस किए। तो लॉन्च हुए 2 एक्सपायरीज के एंड बहुत सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में रही, तो एक साथ सारे टेलविंड्स के आने की वजह से कंपनी की स्टॉक प्राइस 4x 5x यहाँ पर होती हुई नजर आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव जो लोग इन्वेस्टेड थे, इवन दे वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि इतनी सारी चीज़ें कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक साथ आएंगी। सो दैट इज वेयर द लक पार्ट इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो प्लेस थ्रू। तो ये सारी इवेंट्स को एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है, एंड बिकॉज कंपनी के लिए ये सारी वर्क कर गई, इसलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिली। इनफैक्ट कंपनी के एमडी खुद ये कहते हैं कि दे वर he acknowledges कि कंपनी एक्चुअली was even बेनिफैक्टर ऑफ बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो उसका भी असर कंपनी को, उसका भी फायदा कंपनी को यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आया। नाउ एट द करंट वैल्यूएशन मल्टीपल्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट मोर देन 75 to 80 प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल एट द टाइम दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ऐसे में बहुत सारी फ्यूचर ग्रोथ फैक्टर्ड है, एंड एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी वेल इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी लाइक BSE और एनी एक्सचेंज फॉर दैट मैटर, इसकी जो वॉल्यूम्स आने वाले हैं फ्रॉम ट्रेडिंग, उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, वो मार्केट साइकिल्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में कंपनी के हाथ में चीज़ें नहीं है अगर साइकिल टर्न हो जाती है। सो दैट्स अ वेरी बिग रिस्क दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इन दीज मार्केट्स for more conservative investor or even for some of the growth investors, maybe these type of valuations are quite high। यहाँ पर बहुत सारी future growth प्राइसिंग हो सकती है, and again जो risk मैंने कही थी that you need to keep in mind while trying to take into account कि future growth क्या हो सकती है। So all these things you need to weigh in your head to understand कि आपके रिस्क पर्सपेक्टिव से whether it makes sense। एक और कंपनी जिसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, the second company for this video is MCX, that is Multi Commodities Exchange। तो MCX जो है that is a commodity derivative platform, and unlike BSE NSE यहाँ पर कोई दूसरा प्लेयर नहीं है जिसकी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। MCX has almost entire मार्केट शेयर इन दी कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट। अगर आप देखो प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी, बेस मेटल्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, ये सब में ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर MCX के पास ही है। तो ऐसे में इसका स्टॉक क्यों अंडर परफॉर्म कर रहा था अंटिल लास्ट 6-8 मंथ्स, बिकॉज कंपनी के पास सारा मार्केट शेयर है, वॉल्यूम्स आर ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल। तो ऐसे में क्या चैलेंज था कंपनी के लिए जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो कभी अच्छा नहीं कर पा रहा था? तो इसके लिए MCX की जो स्टोरी है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MCX की शुरुआत, MCX ये जो कंपनी है दैट वाज फॉर्मरली नोन एज FTIL, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिसमें एक स्कैंडल हो गया इन 2013, जिसके बाद रेगुलेटर ने ये कहा कि MCX जो कमोडिटीज एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है उसको, एंड उसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज द थर्ड पार्टी एक है कॉल्ड 63 मून्स, जिसके ऊपर कंपनी रिलाई करती थी फॉर द सॉफ्टवेयर नीड्स ऑफ द कंपनी, जो होस्टिंग है ऑफ द कंपनीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए MCX रिलाइड ऑन थर्ड पार्टी कॉल 63 मून्स। तो ये दोनों कंपनीज पहले एक ही हुआ करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडल 63 मून्स को कंट्रोल जो है वो देना पड़ा फ्रॉम MCX, एंड FTIL वॉज लेटर रिब्रांडेड टू 63 मून्स। तो उसके बाद रिसेंट ईयर्स में ये दोनों कंपनीज के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन डेवलप हो गया था बिटवीन MCX एंड 63 मून्स, बिकॉज MCX एंटायरली डिपेंड कर रहा था ऑन 63 मून्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इसी के चलते MCX ने ये डिसाइड किया कि वी विल शिफ्ट टू अनदर वेंडर जिसके साथ हम टर्म्स ज़्यादा फ्रेंडली रख सकते हैं। तो ऐसे में दे वेंट टू TCS, जिनके थ्रू अपना जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो अपना बनवा रहे थे, दे वर होस्टिंग देयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू TCS। लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रांजिशन टू अनदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो यही MCX को भी रियलाइज हुआ वाइल दे वर अंडरगोइंग दिस ट्रांजिशन, एंड ऐसे में उनको क्या करना पड़ा, 63 मून्स के साथ ऑन अ टेम्पररी बेसिस अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू करवाने पड़े, बिकॉज जब तक ये ट्रांजिशन हो रहा था उसमें कुछ डिलेज भी हो रही थी। तो ये सारी इशूज़ की वजह से दे हैड टू एक्सटेंड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स विद 63 मून्स। नाउ दिस इज हाउ अ प्रॉपर कॉर्पोरेट आर्म ट्विस्टिंग वर्क्स। 63 मून्स को ये पता था कि दे आर MCX इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। तो ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दिए। अर्लियर दे वर चार्जिंग ₹16 करोड़ पर क्वार्टर, वहाँ से उन्होंने जो रिसेंट एक्सटेंशन दिया उनको 6 मंथ्स का, तब दे प्राइस्ड देम एट 125 करोड़ रुपीज़ पर क्वार्टर, 16 से लेके 125 करोड़ पर क्वार्टर, विच वॉज मोर देन द प्रॉफिट दैट MCX वॉज मेकिंग इन अ क्वार्टर, जिस वजह से उनका पैट जो है वो नेगेटिव हो गया इन Q2 एंड Q3। तो ये चीज़ों की वजह से
कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे, लेकिन स्टॉक प्राइस ने थोड़ा सा फैक्टर करना शुरू कर दिया कि टीसीएस पर ये जो कंपनी है वो शिफ्ट हो जाएगी एंड जो प्रॉब्लम्स है कंपनी के वो कम हो जाएंगे। 63 मून्स विल बिकम हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कंपनी मार्केट ने प्राइस इन करना शुरू कर दिया आफ्टर जून 2023। इसी के चलते आप देखोगे कि ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत डिटीरियोरेट हो गए हैं इन Q2 एंड Q3 बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, दिस एनुअल चार्जेस, उसके बावजूद कंपनी का स्टॉक प्राइस इज मूविंग अहेड बिकॉज मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड दे आर ऑलरेडी प्राइसिंग इन कि आगे जाके कंपनी के कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट करते हैं, इसका एक ये टेबल है आपके सामने। आप देख सकते हो कि FY17 से लेकर FY22 तक ऑलमोस्ट हर साल दीज चार्जेस वर समवेयर अराउंड 50 to 60 करोड़। तो पैट भी ठीक ठाक था यहाँ पर। बट FY23 से जब पहला एक्सटेंशन कंपनी ने दिया, 63 मून्स ने दिया M6 को, उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए, तो उस साल के उनको 188 करोड़ का सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस देने पड़े। एंड आगे के जो फिगर्स है दे आर पर क्वार्टर, एंड पर क्वार्टर उनको Q1 में 88 करोड़ एंड Q2 एंड Q3 में रफली 125 करोड़ उनको पे करने पड़े, जिस वजह से पैट उनका डायरेक्ट ड्रॉप होता हुआ नजर आया। सो इफ यू सी एट पैट एक्सक्लूडिंग दी सॉफ्टवेयर चार्जेस, आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू इंक्रीज देयर पैट इज ग्रोइंग क्वाइट वेल इफ यू एक्सक्लूड दी सॉफ्टवेयर चार्जेस। सो कंपनी को टॉप लाइन बढ़ाने में कोई चैलेंजेस नहीं है, बट ऑल दी चैलेंजेस वर कमिंग टू द कंपनी ऑन द बॉटम लाइन बेसिस। सितंबर 23 से ये क्लियर हो गया कि टीसीएस को शिफ्ट हो जाएगा एंड द कंपनी ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग द मॉक सेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन द टीसीएस प्लेटफॉर्म। एज ऑफ नाउ the company is currently trading on the platform that is hosted by TCS। तो ऐसी इन्हीं चीज़ों से कंपनी जो स्टॉक मार्केट से दे वर ऑलरेडी फॉरवर्ड लुकिंग। वॉल्यूम्स के टर्म्स में यानी कंपनी के रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम्स पहले भी नज़र नहीं आ रहे थे। इस टेबल से विच इज टेकन फ्रॉम अ रिपोर्ट ऑफ मोतीलाल ओसवाल आप देख सकते हो कि कैसे इनके नंबर्स हमेशा से रोबस्ट रहे थे। इन द लास्ट 10 क्वार्टर्स देयर वॉल्यूम्स आर डूइंग क्वाइट वेल, स्पेशली इफ यू सी दी एनर्जी वॉल्यूम्स, यानी क्रूड ऑयल रिलेटेड जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है उसके वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 6x हो गए हैं पर क्वार्टर बेसिस पर। तो कमोडिटी ट्रेडिंग में भी लाइक इक्विटी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमें दिख रहा है इन द डेरिवेटिव्स, एंड एनर्जी रिलेटेड डेरिवेटिव्स का मिक्स इज ऑलरेडी 80% ऑफ देयर टोटल वॉल्यूम्स। सो काफ़ी बड़ी इंक्रीज यहाँ पर ऑलरेडी नजर आ रही है। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हमें क्या देखना है, 63 मून्स इज ऑलरेडी अ हिस्ट्री नाउ। जब आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो तो यू हैव टू बी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग। तो हमने यहाँ पर कोशिश की है देखने की कि FY25 एंड FY26 में कंपनी के क्या रेवेन्यू फिगर्स हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि जो करंट लेवल ऑफ डेरिवेटिव वॉल्यूम्स है वो वैसे ही कंटिन्यू होते रहेंगे, दे विल इंक्रीज। तो उस केस में 850 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू डू इन FY25। दिस इज जस्ट अ रफ सिमुलेशन जस्ट टू सी कि वैल्यूएशंस कैसे नजर आ रहे हैं। EBITDA मार्जिन्स विल इंप्रूव फॉर द कंपनी बिकॉज जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस है वो कंपनी के कम हो जाएंगे, लेकिन डिप्रिसिएशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा कंपनी का। एंड उसका रीजन यही है कि उनको अमोर्टाइजेशन करना होगा ऑफ द कॉस्ट्स दैट दे आर करेंटली इनकरिंग, बिकॉज जो करंट सॉफ्टवेयर है दैट इज बीइंग एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ MCX एज एन इंटेंजिबल एसेट, तो उसका अमोर्टाइजेशन भी कंपनी को एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन के फॉर्म में यहाँ पर देना होगा। तो उस बेसिस पे वी कैन एक्सपेक्ट रफली 350 to 400 करोड़ ऑफ पैट फॉर द कंपनी इन FY25 एंड FY26 में थोड़ा सा बढ़ के 500 करोड़ तक भी जा सकता है। तो कंसिडरिंग द करंट मार्केट कैप, ऐसे में implied PE ratio is still at around 50 for FY25 and around 37 for FY26. Now 50 का PE ratio for an exchange company जहाँ पर कुछ risks already है जो हमने BSE के केस में भी देखे थे about trading volumes being very market dependent, वो यहाँ पर anyway होते ही हैं। तो ऐसे में एट दीज वैल्यूएशंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो करंट साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहे एंड उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है अबाउट द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग इन द फ्यूचर एज वेल। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी वेड इन जब आप कोई इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेते हो। एट दीज वैल्यूएशंस इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द कंपनी कि सारे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एज आई सेड वो कंटिन्यू होते रहे। सो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव इट बिकम्स अ वेरी रिस्की ट्रेड टू टेक एंड बहुत सारी चीज़ें need to go right for these valuations to get justified in the future as well. So that is it. That was our analysis on MCX and BSE. इसके अलावा हमने एक स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो भी बनाया जिसमें हमने ये दोनों कंपनीज को और भी डिटेल में एनालाइज किया है एंड इसके साथ एक और कंपनी दैट इज IEX
को भी यहाँ पर एनालाइज किया है। सो स्टॉकोमीटर पर वो वीडियो ऑलरेडी लाइव है, तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज टू कंपनीज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद IEX एज वेल, जहाँ पर हमने IEX का लास्ट 1 ईयर का शेयर एनालिसिस भी वहाँ पर किया है टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स कंपनी को ग्रोथ पर्सपेक्टिव से रहने वाले हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेल कवर्ड इन द स्टॉकोमीटर वीडियो, सो डू चेक दैट आउट। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।